नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है मॉर्निंग आगाज का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। उत्तराखंड की परिवहन निगम की मंगलौर से गुजरने वाली हर गाड़ी को 5 से 10 मिनट तक मंगलौर बस स्टैंड पर रुकना होता था, लेकिन कोई भी उत्तराखंड परिवहन निगम की गाड़ी नहीं रुकती, जहां पर यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। वहीं हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जो जीएसटी में सुधार को लेकर कहा कि देश की व्यवस्था को देखते हुए पहले जीएसटी लगाई गई थी, लेकिन जो अब समय की व्यवस्था को देखते हुए जीएसटी में सुधार किया गया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि पहले जीएसटी लगाई जाती है तो उसका प्रचार प्रसार किया जाता है, उसकी खूबियां बताई जाती हैं, लेकिन फिर जीएसटी में सुधार किया गया और कुछ वस्तुओं पर जीएसटी को घटाया जाता है। दुर्घटना हो जाए कोई, जब बारी की बार बस चली जाती है लोग अंदर बैठते हैं। भाई धूप का छावा कोई है ही नहीं, छावा अंदर है तो अंदर बैठते हैं लोग। बाहर कहाँ बैठेंगे, सड़क पे सीधी निकल जाती है बस। या जो बस यहाँ से सीधी निकल जाती है। यात्री को भी बहुत ज़रूरत है, यहाँ बैठने की भी व्यवस्था नहीं है कुछ भी धूप में। और अंदर आए बस यात्री अंदर बैठे रहते हैं छाँव में, धूप में कौन बैठेगा। तो पानी की व्यवस्था भी यहाँ होनी चाहिए। यहाँ पानी की व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे भी क्या व्यवस्था पड़ी हुई है। तो कोई कर्मचारी मौजूद नहीं है, ऐसे हालत में हो गया। हालांकि पहले बसें रुकती थी। हाँ, जैसा कि मेरे संज्ञान में आया कि अब बस अंदर भी रोडवेज में नहीं जा रही, बाहर के बाहर चली जाती हैं। तो और वहाँ स्टाफ की भी कमी है, तो मैं अधिकारियों को, जहाँ उचित स्थान है, मैं अधिकारियों से बात करूँगी और इसकी व्यवस्था बनाएंगे कि बस अंदर भी रुके और स्टाफ भी ऐसा हो कि साफ़ सफाई रह सके। क्या अवगत कराया जाएगा? हाँ बिल्कुल, मैं अधिकारियों से बात करूँगी इस बारे में, क्योंकि ये मेरा होम टाउन है, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब वहाँ जहाँ हम अच्छा कर सकते हैं पूरी कोशिश करेंगे अच्छा करने की और करेंगे। मैम, आप वर्तमान में जिलाध्यक्ष भी हैं और बस स्टैंड ये काफ़ी लंबे समय से जो खस्ता हालत में पड़ा है। भाजपा की सरकार है, भाजपा की सत्ता में आपकी सरकार है, सत्ता में आप हैं, उनकी वजह से भाजपा जिलाध्यक्ष, आपने अभी तक इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया? नहीं, देखिए मतलब बहुत पहले मैंने देखा था कि बसें अंदर जाती थी और स्टाफ भी, क्योंकि हम लोग स्वच्छता अभियान के तहत वहाँ सफाई करने भी गए हैं कुछ साल पहले, तो उस टाइम स्टाफ मौजूद था। लेकिन अब जैसा जानकारी हुई कि अब स्टाफ नहीं है, तो मैं इसके अधिकारियों से बात करूँगी, स्टाफ की भी कमी को दूर किया जाएगा और बस अंदर भी जाएंगे। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है तो भाजपा हर काम से बचती नजर आ रही है। जीएसटी की बात कर लें, चाहे किसी भी काम की बात करें, युवा बेरोजगार की बात कर लें, कहीं ना कहीं भाजपा बच क्यों रही है? कि काहे में भाजपा बच रही है? जीएसटी में क्या बची है? जीएसटी में जो इतना अभी छूट हुई है, ये भी तो एक आम जनता के लाभ के लिए हुई है। मैम, जो पहले जीएसटी लगाया था 18%, वो घटाया क्यों? नहीं, देखिए जो पहले लगा था, हो सकता है वक्त की ज़रूरत हो, क्योंकि किसी भी तरह से जनता का ही पैसे से जो विकास कार्य होते हैं जनता के पैसे से होते हैं। और आप ये देख भी रहे होंगे 2014 से कितना विकास हुआ है शहर में। आपको जानकारी होगी ही कि यहाँ से दिल्ली जाने में कितना घंटा लगता था, अब 2 घंटे लगते हैं, 2.5 घंटे लगते हैं। तो ये सड़कों का जो इतना जाल बना है, बेकायदा कोई सरकार का अपना बजट नहीं होता कि वो कहीं से नोट छापेगा और खर्च कर, जनता से ही जाता है। और जीएसटी लगा तो वक्त की ज़रूरत होगी, लेकिन अब वक्त की ज़रूरत है कि आम जनता को उसमें राहत दी जाए, इसलिए जीएसटी बहुत चीज़ों पे कम किया गया है। जीएसटी लगे हुए घटे हुए कितने दिन हो गए? ये आज मुझे लगता है 8-10 दिन, 22 तारीख से शायद, 20 या 20-21 से। अच्छा, तो जिन चीज़ों पे घटा है वो अब तक घटा तो है नहीं, हम जैसे जब जीएसटी घटाया गया है, उसमें रिचार्ज है, मोबाइल रिचार्ज है, बिजली का बिल है, वो घटके क्यों नहीं मिल रहे हैं? जब जीएसटी घटा दे तो कम से कम तो घटने। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं कि कल हम मार्केट में थे और हम व्यापारियों से भी मिले, लेकिन कुछ व्यापारियों का ऐसा कहना है कि हमने जो सामान पहले स्टॉक रखा हुआ है उस पर तो जीएसटी लगा हुआ था। तो देखिए, बहुत से दुकानदार तो इस तरह के हमें मिले जिन्होंने कहा कि बेशक हमारा पीछे मतलब स्टॉक है और उसमें हमें थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन हम जो वर्तमान में जीएसटी घटा उसी के हिसाब से माल बेचेंगे, ऐसा हमें बहुत व्यापारियों ने कहा है। जीएसटी लगा था तो जब तो रातों रात पड़ गया था मैम। नहीं, घटा तो अभी रातों रात है। नहीं, घटा तो अभी भी रातों रात ही है। आप ही की सरकार का दावा है मैम, आप ही की सरकार ने कहा है कि बाजार में रौनक लौट गई है। जो रौनक पीछे नहीं थी, उस रौनक को कैसे भरपाई करेंगे आप ही की सरकार? मतलब आपको लगता है जीएसटी घटने के बाद रौनक कम हुई है? हम तो बाज़ार में जा रहे हैं, हम रोज़ शाम को बाज़ार में व्यापारियों से मिलने जाते हैं, हमें तो व्यापारी भी खुश लगे और
जनता भी खुश रहेगी। व्यापारियों ने हमें खुद सामने से बोला है कि ये मोदी जी का बहुत ही अच्छा कार्य है, उन्होंने मोदी जी को धन्यवाद सामने से हमें दिया है। अब जनता अगर खुश होती तो वो देहरादून में जो धरना प्रदर्शन इतना बड़ा चल रहा है वो नहीं चल रहा। नहीं, धरना प्रदर्शन जो चल रहा है देखिए उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ रुड़की के आसपास जितना मार्केट देख रही हूँ तो मुझे नहीं लगता यहाँ किसी को बहुत ज़्यादा, थोड़ी बहुत ही परेशानी वही जो मैंने स्टॉक की बताई वो तो देखो आई है हमारे सामने, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। व्यापारी खुश है, बहुत खुश है। अगली खबर देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड के जनपद काशीपुर नगर से सामने आ रही, जहां आज काशीपुर में मां मनसा देवी की शोभा यात्रा 53वें वार्षिकोत्सव के रूप में नगर के मोहल्ला लाहौरियान स्थित मां मनसा देवी मंदिर से निकाली गई। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हवन पूजन विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान पंडित राघवेंद्र नागर द्वारा संपन्न कराए गए। इस शोभा यात्रा में सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु उपस्थित रहे। 4:30 बजे से और साथ ही माता का डोला पूजन 4 बजे से शुरू हो गया और साथ ही मुख्य अतिथि नगर निगम महापौर दीपक बाली द्वारा किए जाने के उपरांत विशाल एवं भव्य शोभा यात्रा आरंभ हुई, जिसमें स्थानीय कलाकारों के साथ ही दिल्ली, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान आदि विभिन्न प्रदेशों की विभिन्न शहरों के कलाकारों द्वारा सर्वचलित व हस्त निर्मित झांकियां, नृत्य व अखाड़ा आदि श्रद्धालुओं के आकर्षण का मुख्य केंद्र बने रहे। इसके अलावा स्थानीय तथा बाहर से आए हुए बैंड बाजे भी शोभा यात्रा को खास बनाने में लगे थे। मां मनसा देवी मंदिर शिव मंदिर समिति के तत्वाधान में निकले शोभा यात्रा को लेकर भक्तों में उत्साह नजर आ रहा था। इसके आयोजन करता है उनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि इतनी शालीनता से और इतनी शांति से ये शोभा यात्रा का यहाँ आयोजन किया जाता है। समस्त लोगों पर रहे, सुख समृद्धि रहे, आपसी भाईचारे का यहाँ पर रहे। जिस प्रकार से यात्रा है, ये यात्रा निरंतर इसी प्रकार से चलती रहे। सभी के ऊपर मां मनसा देवी अपनी कथा बरसाए। काशीपुर में सुख समृद्धि आपसी प्रेम की भावना का यही मां मनसा देवी से सबकी प्रार्थना है और काम है। आगे कौन सी शोभा यात्रा है? शोभा यात्रा मनसा देवी की कौन सी शोभा यात्रा है? कौन सी है? आज 1 अक्टूबर 2025 राष्ट्रीय रक्तदाता दिवस के अवसर पर जसपुर ब्लड सेंटर जसपुर में एक ऐसा रक्तदान शिविर आयोजित हुआ जिसमें केवल जीवन ही नहीं बचाया बल्कि समाज को उसकी जिम्मेदारी भी याद दिलाई है। शिविर का उद्घाटन जगतार सिंह बाजवा ने किया, जिन्होंने अपनी करिश्माई उपस्थिति में यह संदेश दिया कि सच्चा नेता केवल सत्ता में नहीं बल्कि सेवा में दिखता है। मुख्य अतिथि की सूची में इतनी लंबी थी कि यह समाज की अनदेखी असफलताओं पर व्यंग करती प्रतीत हो रही थी। आपको बता दें, हरिओम सिंह संघू और साथ ही सुरजीत ढिल्लो, डॉक्टर केपी सिंह, डॉक्टर सौरभ परमार, गोविंद राम, रघुनंदन मिश्रा, बाबू सागर और साथ ही कमलजीत सिंह और लड्डी संधू के साथ इस अवसर पर किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने भी रक्तदान किया। और साथ ही गौरव की बात यह है कि यह उनका 63वां रक्तदान था। ऐसा आंकड़ा जो मौन भाषा में कहे तो सच्ची सेवा शोर शराबे और दिखावे की मोहताज नहीं होती है। रक्तदान करने वालों ने समाज को यह सिखाया है कि कितने भी बड़े भवन, कितनी भी भव्यता हो, लेकिन जब तक इंसान का रक्त बहता नहीं है तब तक समाज अधूरा ही रहता है। सिद्धार्थनगर जनपद के बासी स्थित चगेरा पैलेस में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बनी शारदीय नवरात्रि में फलाहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, विगत कई वर्षों से बासी नगर पालिका अध्यक्ष चमन आरा रायनी व उनके पिता मोहम्मद इदरीश पटवारी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम संपन्न होता है। मां भगवती की पूजा अर्चना पूर्व सांसद चंद्रशेखर त्रिपाठी द्वारा की गई। इस अवसर पर हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय के लोगों में उनकी बड़ी संख्या में भीड़ शामिल हुई है। बासी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष व प्रतिनिधि मोहम्मद इदरीश पटवारी ने बताया कि यह परंपरा उनके वालिद पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा शुरू की गई थी। परिवार इस परंपरा को निभाते हुए हर वर्ष नवरात्रि में श्रद्धालुओं को फलाहार वितरित करता है। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में भक्त पहुंचकर मां का प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। इसी की सबसे खास बात यह है कि मुसलमान भी टीका लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हुए और हिंदू भी पूरे उत्साह से हिस्सा लेते हुए इसमें दिखाई दिए। सिद्धार्थनगर जिले की यह तहसील क्षेत्र का एक अनोखी मिसाल पेश करती है ये तस्वीरें। आपको बता दें, जहां हिंदू ईद मनाते हैं और मुसलमान दिवाली व नवरात्रि में भागीदारी निभाते हैं। समाज को इससे आपसी भाईचारे और गंगा जमुनी तहजीब की सीख लेनी चाहिए है। होली मिलन
के टाइम होली मिलन करते हैं, समारोह करते हैं और रोज़ा अफ्तार के टाइम पे रोज़ा अफ्तारी सबको कराते हैं। और नवरात्र में सभी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हम लोग ये हर कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। ये गंगा जमुनी की तहजीब है। यहाँ ना हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हम लोग काम करते हैं। आखिर ये मन में आपके विचार कैसे आया कि जो है ये फलाहार कार्यक्रम का आयोजन किया? हमारे मन में विचार बहुत पुराना है। हमारे वालिद साहब के ज़माने से ये परंपरा चलती आ रही है। हम लोग ये सब नहीं मानते कि हम मुस्लिम हैं नहीं करेंगे आपका त्यौहार। हम हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक पे राह पे चल रहे हैं और चलते रहेंगे। सिद्धार्थनगर में थाना कठेला समय माता के क्षेत्र ग्राम पंचायत धोबहा पठानडी में सनसनीखेज मामला सामने आया है। 35 वर्षीय राम सेवक गुप्ता पुत्र स्वर्गीय धर्मराज गुप्ता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। जानकारी के मुताबिक घर से कठेला गाड़ी लेकर निकला था व्यक्ति, वापस घर आकर लगा लिया फंदा। परिजनों का आरोप, कर्ज के बोझ से परेशान था राम सेवक गुप्ता। स्थानीय लोगों ने दी पुलिस को सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। मामला थाना कठेला समय माता क्षेत्र के धोबहा पठानडी का गाँव का बताया जा रहा है। कहाँ रहती है? वहाँ पठानडी। थाना कहाँ लगता है आपका? कठियाला। क्या मामला है? मामला अपने मन से है। हम ना रहे साहब, हम चले गए खेतों को कोनो काम से। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। सुबह उठे हैं, नहाए, खाना खाए, और बाद में टेम्पो निकाले, और बाद वहाँ से खड़ियाए, फिर हम चले गए खेते को नहाए, हम भूखे रहे, जाते होम करावे। अच्छा हाँ। तो फांसी लगाए हैं आपके कौन है? पति हैं। आपके कितने बच्चे हैं? 5 ठो बेटियाँ, 1 ठो बेटा है। उम्र कितनी होगी बेटियों का? बेटा 2 साल का है, बेटिया 12 साल, 1 ठो बेटिया 5 साल के, 1 ठो बेटिया 11 साल के ही। ऐसे कुलीन। तो ये बताइए फांसी क्यों लगाए? कोई रीजन था आपसे? कुछ बात हुई थी? कोनो बात नहीं था जी। फांसी लगाए उनका क्या नाम है? राम सेवक नाम है। लक्ष्मी गुप्ता सर। कहाँ रहती हैं आप? उज्जैन नगर मोड़ पे रहते हैं, कटेला। अच्छा, यहाँ किसके यहाँ आए हैं? यहाँ तो राम सेवक के बहन हुई, इनके अच्छा। से गुजर गए, इनके बहन हुई। अच्छा, तो ये कैसे गुजर गए? हम अपने घर पे रहन था, खून गवा पूजा करके उठी रहन, मुँह कराई के जैसे खून गवाही भगवती कोला में की खून कीन के ऐसे वही घर। हम वैसे तुरंत भागते आए, लगे हैं आए, देखें तो वहीं घर में फांसी लगाए लटका पड़ा है। कितने बजे की घटना है? बस साहब कुल मिला जुला 1.5 घंटा 2 घंटा हुआ था, जोन हुआ था ये। टाइम कितने बज रहा था जब वो फांसी हम लगा यहाँ तो रहे नहीं पाए, लेकिन इतना जानी थे कि कोठिया पर की टेम्पो लेके ही आवा है। 10 बजे था कोठिया पर की टेम्पो लेके आया है। वो हम अपने घर से देखी थन, लेकिन कई तन की देखो सवारी ववारी नहीं मिली थी और जात है वैसे छुच है। इतने में ही घर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, ये है कि टोला से फोन गवा है हमारे आदमी लगे बम्बई कि कबले वो फांसी लगा हुआ आराम से मर गए। तो हम कहते बहन घर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, बहुत तोरे आवत है। फिर तब वो हम पे बैठ गए पूजा करे, और जैसे पूजा करके उठे तैसे पता रहा कि अरे मादर चौथ यहाँ से हाली जा गए कि नहीं वो फांसी लगाई ली इसी। बस इतनी में हम चली आए सर, इतने बात हम जाने। और कोई बात हुई थी पहले? ना रे सर, कुछ बात नहीं रहा, ना सास ना नंद, खाली नहीं बाल बच्चे नहीं रात। हरिहर सेवा समिति के द्वारा एक विशाल श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है, जो 2 से 9 अक्टूबर को होने वाली ज्ञान यज्ञ की जानकारी देने पहुंचे चिदम्बरानंद सरस्वती महाराज ने बताया कि 2 अक्टूबर सुबह 8 बजे पूज्य स्वामी के पावन सानिध्य में शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं मंगल कलश के लिए शामिल होंगी। यह भव्य सुबह प्रमुख मार्गों पर भ्रमण करते हुए यह कथा स्थल तक पहुंचेगा। श्री हरिहर सेवा समिति लखनऊ के द्वारा पिछले 2 वर्षों से लगातार कथा का आयोजन होता रहा है। तीसरे वर्ष में ये जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है, वो कथा ऑपरेशन सिंदूर के सैन्य पराक्रम को और पहलगाम में धर्म पूछ करके मारे गए जो हमारे लोग हैं जिन्होंने बलिदान दिया, उन सभी लोगों के लिए समर्पित होगी। इस कथा के माध्यम से न केवल धर्म के प्रति जागृत किया जाएगा, अपितु
राष्ट्र के प्रति भी लोगों को सावधान और सचेत किया जाएगा कि राष्ट्र जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है उसमें राष्ट्र की अवधारणा और धर्म की अवधारणा दोनों से ही लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि माहौल को बिगाड़ने के लिए अनेक षड्यंत्र हो रहे हैं। बरेली की घटना प्रत्यक्ष है। ऐसी कानून व्यवस्था की भी आवश्यकता है, सबको सचेत रहने की जरूरत है। 2 अक्टूबर से आरंभ होगी, जिसकी विशाल शोभा यात्रा 2 अक्टूबर से निकलेगी कल, और 9 अक्टूबर तक ये कथा चलेगी सायंकालीन 3 बजे से 7 बजे। शोभा यात्रा में कितने लोगों की उपस्थिति होना है? लगभग हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, 2000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और अच्छी खासी संख्या में बड़ी शोभा यात्रा निकलती, भव्य शोभा यात्रा, दिव्य शोभा यात्रा। जान की हाँ वो एक है, प्रशासन का बहुत कार्यक्रम में माननीय सुरेश पाठक जी की भी उपस्थिति रहती है। केजरीवाल जी इस बार भी आएंगे, उपस्थित रहेंगे, अन्य मंत्रीगण भी उपस्थित रहेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहिए, किस विषय में क्या कहना चाहिए? ये प्रेस वार्ता एक्चुअली वास्तव में श्री हरिहर सेवा समिति द्वारा पिछले 3 वर्षों से सामाजिक समरसता के उद्देश्य से समाज में एक सामाजिक समरसता की वृद्धि बढ़े, उसके तहत इसका गठन हुआ था। और इस वर्ष 2 अक्टूबर से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जानकीपुरम विस्तार में सेक्टर 7 में सूर्य एकेडमी में हो रही है। इस बार पर खास क्या रहने वाला है? हमारे अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी चिदम्बरानंद सरस्वती जी महाराज व्यासपीठ पर आसीन रहेंगे। उसके अलावा जो हमारे पास आज की तारीख में सूचना है, कई अन्य महामंडलेश्वर भी आ रहे हैं, संत समाज के भी प्रतिनिधि आ रहे हैं और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने भी सहर्ष भाग लेने की सहमति दी है। और उद्देश्य हमने शुरुआत में बताया, सामाजिक समरसता मेन है कि सभी समाज के विभिन्न वर्गों में एक संयुक्त प्रयास से सामाजिक समरसता की वृद्धि हो। सर, बात कर लें सनातन धर्म के जो युवा हैं उनको किस तरह यज्ञ में जोड़ने? हाँ, बहुत अच्छा सवाल उठा है। हमारे इस आयोजन में सभी जितने भी हमारे आयोजन होते हैं श्री हरिहर सेवा समिति द्वारा, उसमें युवाओं का सबसे बड़ी हिस्सेदारी होती है और बड़े जोश से, बड़े अपने उस प्रयास के मेहनत से उसको सफल बनाने का प्रयास करते हैं, सब भाग लेते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो चाहते हैं सब लोग सनातन धर्म इस धर्म का मूल है और हमें सनातन धर्म के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। न हमें किसी को कोई दूसरे धर्म पर कोई भी आक्षेप या कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। अपना सनातन धर्म का ये उद्देश्य। लखनऊ के बीकेटी थाना अंतर्गत 2 अलग-अलग हादसों में 2 व्यक्ति घायल हो गए। सभी घायलों को पुलिस की मदद से पास के राम सागर मिश्रा संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां एक की हालत नाजुक होने पर उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। वहीं एक बार फिर यूपी पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला है। भैंसामऊ के पास अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट की सूचना पर पहुंचे 112 में तैनात IMI योगेश्वर दत्त त्रिपाठी, सब कमांडर जयप्रकाश सिंह चालक और साथ ही चालक हृदय नारायण राय ने घायल युवक को SI पारसनाथ के सहयोग से गाड़ी में लाद कर हॉस्पिटल ले गए। वहीं हॉस्पिटल में स्टॉप न दिखने पर खुद ही अंदर से स्ट्रेचर लाकर और साथ ही घायल को इमरजेंसी में पहुंचाया है। वहीं दूसरी घटना थाना क्रॉसिंग के पास हुई है, जिसमें थाना प्रभारी बीकेटी संजय सिंह ने पहुंचकर घायल युवक को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले गए। बासठवीं वाहिनी SSB विभाग में
सर्दी नवरात्रि पर भव्य आयोजन किया गया। आपको बता दें 62वीं वाहिनी एसएसबी भिनगा में नवरात्रि का भव्य उत्सव मनाया गया है। मां दुर्गा की भव्य पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। आयोजन का नेतृत्व कमांडेंट अमरेंद्र कुमार वरुण ने किया। डांडिया और गरबा ने सांस्कृतिक शाम को रंगीन बना दिया। भांगड़ा, लेजिम और बिहू जैसे लोक नृत्य ने समा बांध दिया और साथ ही जवानों और उनके परिवारों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया है। बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। पारंपरिक व्यंजनों के स्टॉल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहे। विभिन्न राज्यों की झलक दिखाते व्यंजन बेहद लोकप्रिय रहे। आयोजन स्थल को आकर्षक सजावट के साथ सजाया गया। मेले का वातावरण पारंपरिक और साथ ही आनंददायक रहा है। आपको बता दें सभी अधिकारी, जवान और परिजन आयोजन में शामिल रहे। उप कमांडेंट पीयूष सिन्हा, सोनू कुमार भी रहे उपस्थित। कमांडेंट वरुण ने नवरात्रि को शक्ति और संस्कृति का पर्व बताया। पूरे क्षेत्र में आयोजन की भव्यता की खूब सराहना हुई है। श्रावस्ती के भंगहा बाजार में मां गौरी की भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। श्री नवयुवक दुर्गा पूजा समिति ने किया आयोजन। महाआरती में हजारों श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पूरा क्षेत्र जय जयकारों और घंटे घड़ियालों से गूंज उठा। 5100 नारियल ने लड्डुओं और साथ ही माता रानी को भोग अर्पित किया गया। रंग बिरंगी लाइटिंग और सजावट ने भक्तों को किया मंत्रमुग्ध। महिलाओं और बच्चियों की थाल सजावट प्रतियोगिता बनी आकर्षण का केंद्र। फूल, दीप, कुमकुम और धार्मिक प्रतीकों से सजी थालों ने सबका मन मोह लिया। प्रतियोगिताओं में पम्मी सोनी को मिला प्रथम, सुष्मिता को द्वितीय और नंदिनी गुप्ता को तृतीय पुरस्कार मिला है। सभी प्रतियोगिताओं को माता रानी की प्रतिमा देकर किया गया सम्मानित। आपको बता दें सभी प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया और साथ ही पुरस्कार वितरण के दौरान तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठा पंडाल। समिति ने सुरक्षा, पेयजल, रोशनी और बैठने की व्यवस्था उत्कृष्ट की थी। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ कार्यक्रम। कानपुर नगर में दिनांक 29 सितंबर 2025 को रात्रि लगभग 10 बजे लाल बंगला स्थित जगदम्बा गेस्ट हाउस में आयोजित डांडिया कार्यक्रम के दौरान 2 युवकों द्वारा महिलाओं के साथ अश्लील हरकत किए जाने की सूचना मिली। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर मौजूद महिला पुलिस बल ने दोनों आरोपित युवकों सुहेल और सैफ को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई लगातार की जा रही है। सर, चकेरी में डांडिया वाले कार्यक्रम में क्या घटना घटित हुई है सर? दिनांक 29/9/2025 को रात्रि लगभग 10 बजे जगदम्बा गेस्ट हाउस में, जो कि लाल बंगला स्थित है चकेरी थाना क्षेत्र, वहाँ से सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ डांडिया के कार्यक्रम में 2 लड़के हैं जिनके द्वारा महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें की जा रही हैं। तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए वहाँ पर उपस्थित महिला पुलिस बल द्वारा इन दोनों युवकों को, जिनका नाम सुहेल है और सैफ है, इन दोनों को तत्काल गिरफ्तार किया गया और इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई और इनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जनपद अमरोहा में सोशल मीडिया फेसबुक आईडी पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आपत्तिजनक फोटो एडिट कर वायरल करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा थाना हसनपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव अगरौला कला निवासी राजू राणा पुत्र नन्हे सिंह ने अभियुक्त वाहिद सैफ पुत्र मोहम्मद साबिर निवासी मोहल्ला कोट पश्चिम निकट लाल मस्जिद कस्बा व थाना हसनपुर द्वारा सोशल मीडिया फेसबुक आईडी पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का फोटो एडिट कर जंगली जानवर के नाक कान लगाकर वायरल वीडियो करने वाले अभियुक्त को थाना हसनपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताते चले कि वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक जनपद अमरोहा द्वारा क्षेत्र अधिकारी थाना हसनपुर एवं थाना हसनपुर प्रभारी को पुलिस टीम गठित कर शीघ्र अभियुक्त की गिरफ्तारी करने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में साक्ष्य संकलन एवं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर थाना हसनपुर पुलिस ने सोशल मीडिया फेसबुक आईडी पर वीडियो वायरल करने वाले अभियुक्त वाहिद सैफ को गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के अनुसार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि सोशल मीडिया फेसबुक आईडी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का फोटो मिला था, जो पहले से एडिट था। जैसे मैंने कॉपी करके अपने फेसबुक अकाउंट पर जिसे पोस्ट कर दिया था, जिसका बहुत पछतावा है और अपनी गलती की माफी मांगते हुए आगे से भविष्य में ऐसी गलती नहीं करना भी स्वीकार किया गया है।
मेरा नाम वाहिद है, मैं हसनपुर का निवासी हूँ और मुझसे एक गलती हुई है। माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की एक तस्वीर जो अभद्र तरीके से बनाई हुई थी, वो गलती से मेरी फेसबुक स्टोरी पर लग गई। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दें। आइंदा भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं होगी। मुरादाबाद में राजनीति में हलचल मचा देने वाला बड़ा बयान देकर समाजवादी खेमे की सांसद रुचि वीरा सुर्खियों में आ गए। आपको बता दें, इरफान सोलंकी को अदालत से मिली जमानत पर उन्होंने स्वागत करते हुए कहा कि यह केवल एक कानूनी फैसला नहीं है, बल्कि समाजवादी परिवार के लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। रुचि वीरा ने कहा, कुछ दिन पहले आजम खान रिहा हुए थे और अब इरफान सोलंकी साहब को जमानत मिली है। यह बहुत बड़ी बात है। इससे साफ पता चलता है कि अब मुश्किलों का दौर खत्म हो चुका है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का समय आ गया है। जनता हमारी ताकत और साथ ही सत्ता परिवर्तन निश्चित है। बीजेपी पर बरसी रुचि वीरा। इरफान सोलंकी की जमानत को लेकर बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया पर रुचि वीरा ने करारा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता हमेशा कटु वचन और नफरत भरी बातें करते रहते हैं। यह बहुत अफसोसजनक है कि एक तरफ बीजेपी संविधान की दुहाई देती है, दूसरी तरफ कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने की बातें करती है। कोर्ट की अवमानना करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी खेमे में जश्न, बीजेपी में बेचैनी। इरफान सोलंकी की जमानत ने समाजवादी कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है। जगह जगह खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं बीजेपी खेमे में इस बयान के बाद बेचैनी और गुस्से का दौर शुरू हो गया है। जी, आजम खान जेल से आ गए हैं, अब इरफान सोलंकी को भी बड़ी राहत मिली है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं धन्यवाद करना चाहूँगी न्यायपालिका का, मुबारकबाद देना चाहूँगी पूर्व विधायक इरफान सोलंकी साहब को, उनके परिवार को और समाजवादी पार्टी को कि अब अभी पिछले दिनों आजम साहब की मतलब रिहा हुए हैं और इरफान सोलंकी साहब भी जेल से बाहर आ गए हैं। बड़ी अच्छी बात है और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे परेशानियों का वक्त खत्म होने वाला है और हमारी सरकार आने वाली है। बीजेपी नेता विनय कटियार का बयान आया, मुसलमानों को अयोध्या छोड़ देनी चाहिए, मस्जिद निर्माण को लेकर पूरा प्रश्न चल रहा है, क्या कुछ? देखिए, ये तो बहुत काली जबान के लोग हैं, हमेशा ही मतलब जली कटी बातें, नफरत की बातें वो लोग करते आए हैं और ये तो बड़े अफसोस की बात है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी की बात करती है, संविधान की बात करती है और एक तरफ कोर्ट के आदेश की अवहेलना की बात करते हैं उनके नेता और उन पर कोई रोक नहीं लगाई जाती, उनको पार्टी से कोई हिदायत नहीं दी जाती कि भाई आप कोर्ट की भी अवमानना कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए और कोर्ट को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। जनपद महोबा में गांव के बाहर जंगल में एक प्रेमी जोड़े द्वारा जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास करने का मामला प्रकाश में आया है। प्रेमिका 30 किलोमीटर दूर अपने प्रेमी से मिलने उसके गांव में पहुंची थी, जहां दोनों को अचेत अवस्था में पाया गया है, जिसके बाद परिजनों की मदद से उन्हें तत्काल जिला अस्पताल लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत नाजुक है और साथ ही हालत देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। आपको बता दें, यह प्रेम कहानी अपने रिश्तेदारी से जुड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि अजनर थाना क्षेत्र निवासी नाबालिग 17 वर्षीय किशोरी अपने जीजा के मौसेरे भाई पनवाड़ी थाना क्षेत्र के बुढ़ी गांव निवासी कैलाश कुशवाहा से दिल लगा बैठी। दोनों के बीच पिछले 6 महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मोबाइल पर बातचीत और चोरी छुपे मुलाकातों ने इस रिश्ते को और गहरा कर दिया, लेकिन जब इस संबंध की भनक लड़की के परिवार को लगी तो उन्होंने इस रिश्ते को कड़ा विरोध किया और शादी से साफ इनकार कर दिया। परिजनों की इस बंदिश से दोनों बेहद हताश हो गए और बताया जाता है कि प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के साथ जीवन बिताने के सपने देख चुके थे और सीधे साथ ही जीने मरने की कस्में भी खा चुके थे। परिजनों के विरोध चलते जब उनका मिलन असंभव प्रतीत हुआ तो दोनों ने मौत को ही गले लगाने का निर्णय लिया है। बुधवार शाम किशोरी 30 किलोमीटर दूर स्थित प्रेमी के गांव पहुंची, जहां उसका प्रेमी कैलाश उससे मिलने आया। गांव से बाहर जंगल में दोनों की मुलाकात हुई और वहीं उन्होंने पहले से लाया गया सल्फास खा लिया। कुछ ही देर बाद दोनों अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। सर, मेरा नाम भागीरथ है और मेरा भाई और मामा की साली ने मतलब दोनों ने दवाई खाया है, सल्फास खाया है। सल्फास खाया है और ये दोनों
मतलब फ़ोन आया तो जंगल में दोनों पड़े मिले। फिर मतलब मैंने सभी परिजनों को फ़ोन किया और इन दोनों को साथ लेके कुलपहाड़ से फिर महोबा के लिए रेफ़र कर दिया। क्या कारण, क्यों खाया? सर ये प्रेम प्रसंग का मामला है। आपस में दोनों लोग बातचीत करते रहे और फिर ऐसे धीरे-धीरे प्रेम प्रसंग बढ़ गया। इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता? इन दोनों का मतलब साले जीजा साली का मामला है, मतलब मामा की साली है। कब से चला है? ये सर काफ़ी मतलब 6 माह से चल रहा है, 6 माह से। कुछ पता पड़ पाया क्यों आपके साथ छेड़खानी है? मतलब क्या ऐसी कोई बात बन गई परिवार वालों से कोई बात? सर इनके मतलब परिजन नहीं मान रहे, मतलब घर वाले नहीं मान रहे शादी के लिए। तो लड़के के और लड़के के तो मान रहे लेकिन लड़की के नहीं मान रहे और मतलब इसी कारण जहर खा लिया सर। अभी कैसी हालत है दोनों? अभी सर सीरियस है, मतलब नाजुक है, सीरियस है। जिला अस्पताल में 2 मरीज आए हुए हैं। एक का नाम कैलाश है, 18 साल उम्र है। एक का नाम प्रिंसी है, उम्र 17 साल है। सेल्फॉस पॉइजनिंग का केस है। स्थिति गंभीर होने के कारण उनको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। परिजनों का कहना यह है कि कुछ प्रेम प्रसंग का मामला है, इस वजह से उन लोगों ने सेल्फॉस पॉइजनिंग की है। इन्होंने जंगल का नाम लिया है कि जंगल में किसी खाए हुए है। कैसी हालत है? अभी हालत गंभीर है, इसलिए इनको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक जनपद हरदोई में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया गया। थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के मुख्य मार्गों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस बल के साथ पैदल गश्त की गई। इस दौरान एसपी ने आम नागरिकों को सुरक्षा का पूरा भरोसा दिलाया। इसी क्रम में उन्होंने बाबा मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। स्पष्ट है कि पुलिस प्रशासन हरदोई की जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह सतर्क है। जनपद कौशाम्बी में रामनवमी के पावन अवसर पर कौशाम्बी पुलिस ने दिया महिला सशक्तिकरण का बड़ा संदेश। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार की अनूठी पहल, थाना पिपरी में मिशन शक्ति केंद्र का हुआ भव्य शुभारंभ और साथ ही कौशाम्बी के पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने एक बार फिर अपने नेतृत्व से इस नई मिसाल कायम की है। रामनवमी के शुभ अवसर पर थाना पिपरी में मिशन शक्ति केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह, सीओ चाइल्ड अभिषेक कुमार सिंह और थाना पिपरी प्रभारी सिद्धार्थ कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी स्थानीय लोग मौजूद रहे। मिशन शक्ति केंद्र में होगी खास सुविधाएं, महिलाओं के लिए हेल्पलाइन और त्वरित सहायता, परामर्श कक्ष और शिकायत निवारण की व्यवस्था, सीसीटीवी मॉनिटरिंग और आधुनिक तकनीकी सुरक्षा, महिला परामर्श व जागरूकता कार्यक्रम भी रहेगा।
मथुरा के थाना सदर बाजार इलाके में यमुना पुल के समीप अशोकनगर में उस समय सनसनी फैल गई जब जमीनी विवाद के चलते दो पक्ष आपस में भिड़ गए। कहासुनी गाली गलौज से शुरू हुआ मामला पथराव और फायरिंग तक जा पहुंचा। दोनों ओर से जमकर लाठियां चली। पथराव और फायरिंग होते देख लोगों ने घटना की सूचना इलाका पुलिस को दी, जिस पर इलाका पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ लोगों को हिरासत में लिया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल व्याप्त है। आज दिनांक 1/10/25 को थाना सदर बाजार में अशोक विहार कॉलोनी यमुना जी के किनारे दो पक्षों का विवाद हुआ, जिसमें प्रथम पक्ष में राजकुमार यादव, प्रवीण, सौरभ, अखिलेश आदि शामिल थे तथा द्वितीय पक्ष में सुंदरलाल सैनी, सुभाष सैनी, राकेश सैनी, टीटू सिंह आदि लोग मौजूद थे। इन दोनों के बीच में भूमि को लेकर एक विवाद हुआ, जिसमें लाठी डंडों से एक दूसरे पर प्रहार किया गया और साथ ही साथ इसमें एक पक्ष द्वारा गोली चलाने का प्रकरण भी सामने आया है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है तथा उपचार हेतु घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाजीपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मरहूम माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके परिवार और गैंग के खिलाफ सरकार सख्त है, लेकिन कोर्ट का नरम रुख सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के गजल होटल की बंद पड़ी 6 दुकानों का ताला आज उसी प्रशासन ने फिर खोल दिया है, जिन्होंने उसे साल 2021 में गैंगस्टर एक्ट की धाराओं में बंद किया था। ताला खुलने से दुकानदारों के चेहरे पर चमक दिखी है। बता दें कि गाजीपुर कोतवाली क्षेत्र के महुआ बाग स्थित गजल होटल की बिल्डिंग में कुर्क 6 दुकानों का ताला सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खोला गया है। ये दुकानें गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई के बाद सील कर दी गई थी। दुकानदारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने मई में आदेश पारित कर दुकानें खोलने का निर्देश दिया था, जिसके बाद सरकारी कार्रवाई पूरा करते हुए तहसीलदार सदर की मौजूदगी में दोनों दुकानें खोल दी गई हैं। दुकानदार आमिर अंसारी ने बताया कि नवरात्रि में दोहरी खुशी मिली है। कासगंज जिले से मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की रिहाई हुई है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 6 दुकानें खुलने से उन्हें बड़ी राहत मिली है। एक बार परिचय दें। मेरा नाम मोहम्मद आमिर अंसारी है। आमिर जी, कल उमर अंसारी की रिहाई और आज जो है गजल होटल की दुकानें जो नीचे हैं वो सब खोली जा रही है, क्या बताएं? ये कल और आज नवरात्रि का महीना चल रहा है और उस नवरात्रि महीने में डबल खुशी हुई है। कल उमर अंसारी की रिहाई हुई है और आज गजल होटल में जो दुकानें सील हुई थी गैंगस्टर में, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खोलने का आदेश किया हुआ है, जो आज प्रशासन ने आज दुकान खोल दिया है। आज की जो दुकानें हैं वो कितने सील हैं और कितनी खोली जा रही है? देखिए, दुकानें इसमें 15 थी और जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 6 दुकानों का आदेश किया हुआ है और बकिया दुकान अभी कुर्क है और जो भी दुकान है आज 6 दुकान को प्रशासन ने खोल दिया है। कब ये बंद हुआ था? सर, ये दुकान 2021 में गैंगस्टर में बंद हुई थी और फिर हम लोग ने उच्च न्यायालय गए थे। उच्च न्यायालय से हम लोगों ने आदेश कराया था। फिर उच्च न्यायालय का आदेश को फिर एक्स डीएम साहब ने उसको फिर खारिज कर दिया, जो हम लोग फिर उच्च न्यायालय गए मगर वहाँ पे हम लोग को राहत नहीं मिली। फिर हम लोग ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए। सर्वोच्च न्यायालय ने मई में हम लोगों के हित में, हम लोग के लिए बेहतरी के लिए उन्होंने एक आदेश नायब डीएम साहब को एक पारित कर दिया। क्या था मई में आदेश में क्या था?
सर आदेश में ये है कि जो दुकानें सील हुई हैं उनको आप रिलीफ कर दीजिए और जो किराया है वो सरकारी वहाँ पे किराए में जाएगा। वो मई में ये आदेश हुआ था, लंबा समय सर ये मई में आदेश हुआ है, मगर उसकी प्रोसेस धीरे धीरे होते होते फिर बीच में त्यौहार भी सबको देखते हुए फिर बाढ़ भी आ गई थी। और फिर प्रशासन भी हम लोगों को बहुत मैनेज किया, हम लोग भी, ऐसी बात नहीं है, प्रशासन भी हम लोगों को बहुत साथ दिया है। क्या मामला था, क्यों कुर्की? सर कुर्की ये हुई थी, वो गैंगस्टर एक्ट में वो सील हुआ था, माननीय शहीद विधायक मुख्तार अंसारी साहब के नाम पे हुआ था। फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित कर दिया है कि ये अब हमेशा चलता रहेगा इसी तरह। महोबा में शारदीय नवरात्रि पर्व पर मां दुर्गा की भक्ति में संपूर्ण क्षेत्र भक्तिमय माहौल से सराबोर है। इसी क्रम में जैतपुर कस्बे के मोहल्ला जमींदारी खटकयाना स्थित जय मां काली दरबार से विराजमान जय मां काली की प्रतिमा का विसर्जन को बड़े हर्षोल्लास एवं भव्य शोभा यात्रा के साथ किया जाएगा। कार्यक्रम आयोजक अखिलेश खटीक ने बताया कि शोभा यात्रा आज दिन गुरुवार दोपहर 12 बजे मोहल्ला जमींदारी खटकयाना में से प्रारंभ होगी, जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए लमौरा रोड से रास्ते बेला सागर तालाब पहुंचेगी। यहीं पर भक्तों के जयकारों और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां काली की प्रतिमा का विधिवत विसर्जन संपन्न कराया जाएगा। आयोजन को सफल और यादगार बनाने के लिए क्षेत्र के सामाजिक एवं श्रद्धालुओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। समाज सेवियों द्वारा नगर के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर श्रद्धालुओं के लिए जलपान एवं प्रसाद वितरण की विशेष व्यवस्था भी की गई है। आज जगह जगह रावण के पुतलों को दहन किया जाएगा। आज देवी प्रतिमाओं का भी होगा विसर्जन। कड़ी सुरक्षा के बीच होगा विसर्जन। प्रशासन द्वारा जगह जगह खुदवाए गए हैं तालाब। आपको बता दें, जौनपुर के साथ ही प्रदेश के अन्य शहरों और सभी जगहों पर आज जगह जगह पर रावण के पुतले को दहन किया जाएगा। उसके साथ ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विसर्जन भी होगा। आपको बता दें, आज देवी प्रतिमाओं का भी विसर्जन किया गया है और साथ ही जिसे लेकर प्रशासन द्वारा जगह जगह पर खुदवाए गए हैं तालाब। जनपद महोबा में महोबकंड थाना पुलिस ने खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त कार्रवाई के दौरान 10 लाख कीमत का अवैध गुटखा व सुपारी का बड़ा जखीरा बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और साथ ही 4 पहिया कार और इलेक्ट्रॉनिक कांटा व 1 4 पहिया वाहन बरामद किया। आपको बता दें, पुलिस और खाद्य विभाग की कार्रवाई से गुटखा का संचालन करने वालों में हड़कंप मच गया। महोबा पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में अपराधों की रोकथाम एवं आपराधिक की गतिविधियों और साथ ही अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत सूचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक के द्वारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कनकुआ गांव के पास से एक 4 पहिया कार से अवैध गुटखा सुपारी बरामद हुई है। यह सभी आरोपी कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के बमोरी खुर्द गांव में किराए के मकान में अवैध को गुटखा बनाने का संचालन किया जा रहा था और साथ ही गुटखा बनाने की सामग्री और सामान भी बरामद किया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। अमित गुप्ता और महबूब को गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय महोबा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदया महोबा के मार्गदर्शन में अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों के धरपकड़ हेतु जनपद में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 1 अक्टूबर 2025 को मुखबिर खास के सूचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक महोबकंड के द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत कनकुआ मोड़ के पास से एक वाहन और 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया है, जिसमें उनके पास से भारी मात्रा में अवैध गुटखा सामग्री बरामद की गई है
उक्त आधार पर उनके विरुद्ध थाना हाजा पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अग्रिम पूछताछ के क्रम में अभियुक्तों द्वारा यह बताया गया कि उनके द्वारा थाना कुलपहाड़ अंतर्गत बमौरी खुर्द में एक किराए के मकान में अवैध गुटखा बनाया जाता है। उनकी निशानदेही पे वहाँ मकान से गुटखा निर्माण की मशीन और उससे संबंधित कच्ची सामग्री को भी बरामद किया गया है तथा सीज कर लिया गया है। इसमें खास सुरक्षा टीम को बुलाकर भी उसकी सैंपलिंग कराई गई है। उनके खिलाफ आगे सभी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कराई जा रही है। जनपद कासगंज में आगरा जोन के एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ अलीगढ़ मंडल के और साथ ही डीआईजी प्रभाकर चौधरी के साथ कासगंज पहुंची, जहां उन्होंने सबसे पहले पुलिस लाइन में बने विद्यालय का शुभारंभ किया। तत्पश्चात एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने कासगंज शहर के सोरो गेट पुलिस चौकी पर बने पिंक बूथ का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद एडीजी ने डीआईजी प्रभाकर चौधरी और एसपी कासगंज अंकिता शर्मा और पुलिस टीम के साथ शहर में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च करने के दौरान एडीजी ने बाजार में महिलाओं से बातचीत भी की। फ्लैग मार्च करने के दौरान एडीजी और डीआईजी कासगंज कोतवाली पहुंची, जहां उन्होंने थाने पर बने मिशन शक्ति केंद्र का भी निरीक्षण कर थाने में और शहर के लोगों के साथ मिशन शक्ति अभियान के तहत एक बैठक की, जिसमें लोगों को मिशन शक्ति कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने बताया कि मिशन शक्ति केंद्र कासगंज जिले के हर थाने पर बनाए गए हैं और साथ ही जहां महिला और पुरुष पुलिसकर्मी 24 घंटे तैनात रहेंगे और मिशन शक्ति अभियान के तहत शोहदों से सख्ती से निपटा जाएगा। और महिला पहले पुरुषों के साथ निकलती थी, लेकिन महिलाएं आज जागरूक है, वो अकेले ही बिना किसी भय के अकेले बाजारों में निकल रही हैं। बताया गया कि मिशन शक्ति का अभियान 3 महीने चलेगा, जिसके तहत महिलाओं को सशक्त बनाकर उन्हें उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। पूरे प्रदेश में और पूरे प्रदेश के जैसे आगरा जोन में भी सभी जनपदों में ये कार्यक्रम जगह जगह पर चल रहे हैं। मिशन शक्ति केंद्र हर थाना में स्थापित हुआ है, जहां पर महिला संबंधी सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए इसको एक कंसोलिडेटेड अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बनाया गया, जहां पर महिला अपराध से संबंधित जितनी भी गतिविधियां या क्रियाकलाप होते हैं वो एक रूप के अंडर में, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में हर थाने में स्थापित किया गया और जो डायरेक्टली एसएचओ को रिपोर्ट करेगा। इसके साथ साथ जगह जगह अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और रन फॉर एम्पावरमेंट की जा रही है, फुट पेट्रोलिंग की जा रही है, एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा शोधों पर कस के लगाम लगाई जा रही है। सारी विभिन्न गतिविधियाँ और सरकारी योजनाओं के लाभ के बारे में, पावर लाइन्स के बारे में सब अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है। इसी सिलसिले में आज मैं कासगंज में आई थी और सबसे पहले हमारी जो एसपी हैं कासगंज की, उन्होंने एक पुलिस लाइन में बहुत ही सुंदर क्रैश स्थापित किया, जहाँ पर बच्चे जो हमारे कार्मिक हैं उनके बच्चे आकर जब वो ड्यूटी पर होते हैं आकर खेल सकते हैं और पढ़ सकते हैं और खा पी सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक इन्होंने सुविधा पुलिस लाइन में जनरेट की और आज उसका उद्घाटन हुआ। उसके बाद यहाँ जो कोतवाली क्षेत्र में जो बाज़ार है वहाँ पर पैदल गश्त हम लोग के द्वारा की गई और एक बहुत ही सुंदर चीज़ सामने जो निकल के आई, वो मैंने देखा कि कई सारी लड़कियाँ, महिलाएं बाज़ार में एकदम निडर होकर, निर्भीक होकर जा रही हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है और एक ये बहुत ही वेलकम बदलाव है कि आज हमारी जो महिला वर्ग है अपने आप को इतना सुरक्षित महसूस कर रही है कि वो बिना किसी पुरुष साथी के या बिना किसी पुरुष परिवारजन के साथ अकेले महिलाएं या लड़कियां जा रही हैं। कोई कोचिंग से आ रही थी, कोई रेस्टोरेंट से आ रही थी, कोई मंदिर जा रही थी, कोई बाज़ार में शॉपिंग के लिए जा रही थी। तो सभी से मैंने वार्ता की और सभी अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हैं, किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं लगती है और वो अपनी क्रियाकलाप एक बहुत ही सुरक्षित एनवायरनमेंट में कर पा रही हैं। ये बहुत बड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्य के टेन्योर का एक बहुत बड़ा ये बदलाव है, बहुत ही पॉजिटिव बदलाव है कि महिलाएं अपने आप को पूरे समाज में बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हैं और मिशन शक्ति का एक्चुअल ध्येय तो यही है कि महिलाएं सुरक्षित फील करें। मॉर्निंग आगाज की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।